तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये भूकंप क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। कंपन यानी कि एक तरह से हलचल होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में पिछले पेज पे बताया है, तो उसी स्थल मंडलीय प्लेटों में कभी कभी क्या होता है, गति हो, वो प्लेटें जो है वो एक गति करने लगती है, और उस गति के कारण जो है वो कंपन होने लगता है। एक तरह का हलचल का अनुभव होता है पृथ्वी के अंदर, और वही हलचल जब पृथ्वी के सतह के ऊपर आता है तो हम लोग उसे भूकंप के रूप में जानते हैं, यानी भूकंप जो है उसे कहा जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ एक चीज़ समझना है कि भू प्रपर्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र या भूकंप केंद्र या मूल केंद्र, ये 3 नामों से जो है वो जानते हैं। देखिए, भूकंप में 2 चीज़ें जो है वो, वैसे तो हम लोग भूकंप को समझ चुके हैं कि भूकंप क्या होता है। यहाँ हम लोग एक उद्गम केंद्र, इस शब्द को समझेंगे कि आखिर इस शब्द का क्या मतलब होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है अधिकेंद्र। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चित्र पे यदि ध्यान देने की कोशिश करवाऊँ तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है, इसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र का मतलब होता है जहाँ भूकंप की पहली बार उत्पत्ति होती है, और यही भूकंप जब इस तरह से तरंग के रूप में पृथ्वी के सतह का वह निकटतम भाग जहाँ सबसे पहली बार यह देखा जाता है या सबसे पहली बार ये वहाँ पहुँचता है, तो उसे ही हम लोग अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। यानी कि भूकंप की उत्पत्ति जहाँ होती है उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं, और वही तरंग जब पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो यही यहाँ लिखा गया है कि भू प्रपर्टी यानी कि क्रस्ट के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, यानी कि पहली बार जो है वहाँ से कंपन की शुरुआत होती है, उसे हम लोग उद्गम केंद्र या भूकंप केंद्र या मूल केंद्र, मूल केंद्र यानी कि पहली बार वहीं से शुरू, मूल जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जड़ जो है यही है भूकंप का, तो इसलिए इसे मूल केंद्र भी कहा जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब अधिकेंद्र क्या होता है, तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। यानी कि भू सतह का यहाँ से भूमि पर आने में जो निकटतम पहली बार जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। वैसे मैं आपको इस चित्र में यदि दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ देखिए ये जो है आपका, ये है भूकंप केंद्र, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर पहली बार यहीं उत्पत्ति हुई थी। फिर यहाँ से ये तरंग के रूप में इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर आता है, यानी कि पृथ्वी के सतह पर जहाँ ये पहली बार आएगा उसे ही हम लोग कहेंगे अधिकेंद्र, और यहाँ से फिर जो है पृथ्वी के ऊपर और आगे जो है इस प्रकार से ये बढ़ती है और हम इसका अनुभव जो है वो कर पाते हैं। वैसे भूकंप का तो अनुभव आप लोग शायद किए ही होंगे कभी ना कभी, तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब भूकंप में हम लोग को 2-3 बातें जो है वो जान लेनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भूकंप का अध्ययन जो है उसे क्या कहा जाता है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो भूकंप का जो अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है तो सिस्मोलॉजी। और भूकंप को मापने वाले यंत्र को हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं, यानी कि एक तरह से भूकंप मापी यंत्र भी कह सकते हैं हिंदी में, तो इसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि भूकंप को हम लोग किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं तो सिस्मोग्राफ के माध्यम से मापते हैं। अब भूकंप की जो तीव्रता होती है, यानी कि वो कितनी तेज़ गति से आई या कितनी स्लो गति से आई, उस तीव्रता को मापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता जो है वो किस स्केल पे मापी जाती है, तो आप ध्यान में रखिएगा रिएक्टर स्केल पे जो है भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी जाती है। तो ये 3 बातें जो है भूकंप के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अब वो जो भूकंप आती है ना, वो 3 एक तरह से भूकंप को हम लोग तरंग के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि तरंगों के रूप में ही वह उत्पन्न होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भूकंपीय तरंगे जो है वो 3 प्रकार की होती है, क्योंकि भूकंप के समय जो है इन्हीं 3 तरंग जो आपको मैं आगे बताऊंगा, इन्हीं 3 तरंगों का निर्माण होता है। यानी कि इसी 3 प्रकार की तरंगे जो है वो भूकंप के समय जो है वो देखने को मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भूकंपीय तरंगे जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो वो कौन कौन सी होती है, तो पहला जो तरंग होता है उसे पी तरंग के नाम से जाना जाता है।
वैज्ञानिकों के द्वारा इसे पी तरंग नाम दिया गया है। और दूसरा जो है वो एस तरंग है, और तीसरा जो है आपका वो है एल तरंग। तो भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ एक एक करके इन्हीं तीनों तरंगों की क्या खास बात है, उन खास बात को हम लोग यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले पी तरंग को जानते हैं कि इसे पी तरंग में हम लोग क्या क्या जो है कि बातें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि इसे जो है वो प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, यानी कि पी तरंग जो है उसे प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी वेव के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये वैसे फिजिक्स का पार्ट है। तरंगे जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं और दूसरे को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है उसका जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक सीध में होता है। इस तरह से उसका ग्राफ जो है बनाया जाता है। ये इस तरह से जो तरंगे जो है उत्पन्न होती है उसे हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो इस ग्राफ को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के रूप में समझते हैं। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य ये तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो तरंगे होती है पी तरंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, यानी कि ये एक सीध में होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये उतना जो है विनाशकारी तरंगे नहीं होती है, यानी कि इससे कुछ ज़्यादा इस प्रकार की तरंगों से उतना ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पी तरंगे सबसे कम विनाशकारी होती है, यानी कि यहाँ जो आप पी, एस और एल इन 3 तरंगों को देख पा रहे होंगे, तो सबसे कम नुकसान जो होता है वो इसी पी तरंग से होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भूकंप से यदि ये जो ज़्यादा ज़ोर से आए तो काफ़ी जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आप यहाँ ध्यान में रखिएगा कि पी तरंग जो है वो कम विनाशकारी होती है, यानी कि इससे उतना नुकसान नहीं होता है। अब एस तरंग को समझ लेते हैं। तो इसे जो है इन्हें जो है द्वितीयक तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव कहा जाता है। तो एस तरंग को द्वितीयक तरंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और इसे अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि ये जो एस तरंगे होती है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी कि ये इस प्रकार से होती है। यानी कि यहाँ आप समझिएगा कि पी से इससे थोड़ा ज़्यादा जो है नुकसान पहुँच सकता है। तो एस तरंगे जो होता है इसमें आपको यही 2 बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब आखिरी जो हमारा है वो है एल तरंग। तो इसे धरातलीय तरंगे या पृष्ठीय तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक तरह से सतह के ऊपर ही देखा जाता है, तो इसलिए इसे धरातलीय या पृष्ठीय तरंगे भी कहा जाता है। और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और तीसरा बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अत्यधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। तो ये 3 बातें आप लोगों को एल तरंगों के बारे में ध्यान में रखनी है। पहला, ये धरातलीय या पृष्ठीय तरंगे हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ये सबसे अधिक विनाशकारी होता है इन दोनों तरंगों में। यदि इन दोनों तरंगों से तुलना की जाए तो सबसे विनाशकारी कौन सी तरंगे होती है? एल तरंगे होती है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा